Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे पेपर 2 CDP जो आपका आज का एग्जाम है सीटेट का अगस्त वाला। तो अच्छा पेपर मैं इसको कहूँगी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि मैं इतने सालों से डिस्कशन में हूँ, ये सिलेबस पता नहीं कितनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो मैं अपने हिसाब से इसको नहीं देखूंगी कि मैं इसको मॉडरेट कह के छोड़ दूँ। बट क्योंकि इससे पहले वाला पेपर मॉडरेट मानेंगे, उसको भी एकदम इजी पेपर नहीं मानेंगे, लेकिन इस पेपर को हम थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट की ओर मानेंगे। उसका रीजन है कि इन्होंने लैंग्वेज के साथ बहुत खेला है, यानी वर्ड प्ले बहुत ज्यादा है पेपर में, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसको किया है। मैं खुद सोच रही थी अभी हम पेपर 1 लेकर के 5 मिनट काम है, अभी देख के फटाफट से डिस्कस कर देंगे। फिर मैंने देखा उसको तो लैंग्वेज के साथ खेला हुआ है और बोर्ड पे बहुत निर्भर करता है। कई क्वेश्चंस में मुझे लगता है 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें बोर्ड क्या कंसीडर करता है वो भी मैटर करेगा, बट उस एस्पेक्ट को भी देखते हुए प्रीवियसली बोर्ड किस तरह से वर्क करता है वो सारी चीजें सोच के समझ के एक डिस्कशन आपके साथ होगा, जिसमें कोशिश अगेन यही रहेगी कि 99% जो है आपके आंसर्स सही रहें। अच्छा, अभी जो हमने पेपर 1 डिस्कस किया था इसमें कई लोगों को डाउट है एक क्वेश्चन में, और इसमें मैंने आपको बता भी दिया था कि हल्का सा इस पे डाउट रहेगा कि बोर्ड क्या कंसीडर करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा जिस तरह से है उस पर निर्भर करेगा कि कहाँ से देख रहे हैं, मतलब क्वेश्चन बनाया किस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उस पर निर्भर करेगा। हम जाएंगे अभी सी के साथ ही जो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है इसमें, जबकि अब आप कहेंगे स्लो नहीं होता, स्लो नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पेडागोजी में प्ले करते हैं। तो हम गए तो उसमें सी के ही साथ हैं, लेकिन 0.1% की प्रोबेबिलिटी है कि बी के साथ चले जाए, बाकी और कोई तो बनता ही नहीं है। ठीक है ना, चलिए खैर आते हैं फटाफट से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं फटाफट से। 30 क्वेश्चंस, अच्छा पेपर कहूंगी मैं इसको, मतलब अब वो जमाने रहे ही नहीं कि आप सोचें कि आपने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया और अब आप पेपर एकदम पास कर जाएंगे। दिमाग लगाना पड़ेगा, लैंग्वेज को पढ़ के समझना और उसको भी बहुत ध्यान से समझना, पेपर के हिसाब से, अपने मन से नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, फटाफट से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन चिल्ड्रन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। क्रिटिकल थिंकिंग, हर एक एस्पेक्ट से सोचेंगे, और क्रिएटिव, विच कैन बी द बेस्ट वे टू सेव द वाटर एंड वाई। हाँ, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव वेज भी आएंगे कि कैसे हम पानी को बचा पाएंगे, कहां से आता है, ये सारे क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताई थी एक क्वेश्चन में, मैं दिखाऊंगी भी, जो हिंदी का ट्रांसलेशन है उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी है एक आध क्वेश्चन में, तो आपको इंग्लिश की तरफ झांकना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ये बात मैंने कल भी कही थी पेपर सॉल्व करते समय कि इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, और टाइम मैनेजमेंट का तो बहुत बड़ा रोल रहा होगा आज के पेपर में। व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग, यानी समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या महत्ता है। यानी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, मान नहीं लेना है, किसी ने कह दिया 2000 के नोट में चिप है, मान नहीं लेना है, प्रमाण चाहिए, एविडेंस क्या है। ठीक, तो एविडेंस की क्या महत्ता होती है देखते हैं। एविडेंस शुड बी इवेल्युएटेड इन आ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे, भाई प्रॉपर जो भी प्रमाण है उसका तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, कि भाई किसी ने ट्वीट कर दिया तो ये नहीं मान लेना हिमांशी ने किया है, देखा जाए ये ऑफिशियल अकाउंट है भी या नहीं है, इसका क्या प्रमाण है, कोई फोटो है तो फोटोशॉप तो नहीं है, एडिटेड तो नहीं है, रियल है भी या नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग में एविडेंस को प्रॉपरली इवेल्युएट किया जाता है एक लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे के अंदर। ठीक है ना, विदाउट एनालिसिस एक्सेप्ट कर लेना ये सब बनता ही नहीं है, तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। What does inclusive education entail, यानी समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। पहला ऑप्शन है जो कहता है कि यहां पे क्लियर है ना, हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन एंटेल्स स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं, डिफरेंशिएटेड करिकुलम, सेग्रीगेशन बिल्कुल भी नहीं, प्रोविजनिंग ऑफ ओनली वोकेशनल नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी इन दी करिकुलम एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन होना चाहिए। ये बात इंक्लूसिव एजुकेशन में कही जाती है साफ साफ तरीके से। ठीक है, अब आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन और रीजनिंग, कारण क्या है, जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की डिफर इन देयर पर्सपेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है कि पियाजे और वाइगोस्की जो हैं वो उनके दृष्टिकोण में भिन्नता है जब बात भाषा की होती है। ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है, इस पे हम चर्चा भी कर चुके हैं बैचेस में भी, वैसे भी आपने मैराथन में भी देखा होगा, पियाजे और वाइगोस्की का सेम थॉट नहीं है लैंग्वेज को लेकर के। रीजन क्या दिया है, इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड स्टूडेंट्स डेराइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स, यानी खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। अब आप इसको रिलेशन बिल्ड करना चाहेंगे इसका ए के साथ तो कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करके हो जाएगा, बट डायरेक्टली अगर देखा जाए तो ए कुछ और कह रहा है और बी कुछ और कह रहा है, दोनों ही बातें सही हैं। तो हम ये कहेंगे कि भाई बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मुझे यही इसमें सही जमता है, बोर्ड का मन करे तो दे सकता है ए एंड आर आर ट्रू, बट मुझे लगता नहीं है ऐसा। ठीक है ना, तो इसका रीजन क्या है
क्योंकि वाइगॉस्की और पियाजे की लैंग्वेज वाले एस्पेक्ट पे बात चल रही थी, वे डिस्कवरी लर्निंग पे चले गए कि अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए एंड ऑल। तो बातें अपनी जगह पे सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो बी ही इसका 99.9% सही उत्तर होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखिएगा एक बार, ये इधर उधर नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली मेंशंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड टिपिकली। भाई गिफ्टेड बच्चे, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, दूसरों से कैसे अलग होते हैं? वो एडवांसमेंट होती है उनकी, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होती है, समझ की जो गहनता होती है वो बेटर होती है दूसरों से। फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, जल्दी समझ जाते हैं, जल्दी सीख जाते हैं, ये बात भी है। हायर डिपेंडेंस, ये इंडिपेंडेंट ज्यादा होते हैं, बल्कि डिपेंडेंस नहीं होती हर चीज के लिए। रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, ऐसा भी यहां कोई बनता नहीं है कि हम ये बात मान ही ले कि जितने भी गिफ्टेड बच्चे उन्हीं के साथ ऐसा होगा। ए और बी जो है यहां सही है, जो कि 4th ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, श्रवण बाधित बच्चे के बारे में बात हुई है, यानी स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हियरिंग इंपेयरमेंट। हियरिंग इंपेयरमेंट वाले बच्चे को कम्युनिकेट करने में समस्या होती है, ये हम सभी को पता है। क्यों? क्योंकि जब सुनने में दिक्कत होगी, अगर मैंने ठीक से, जैसे मेरी नानी है, उनको बहुत सालों से हियरिंग इंपेयरमेंट है, हो गया मतलब समय के साथ हो जाता है, हियरिंग एबिलिटी कम हो जाती है। तो अब जो व्यक्ति ठीक से सुन नहीं पा रहा वो रिप्लाई कैसे करेगा? आप कुछ और पूछेंगे, वो कुछ और जवाब देगा, साधारण सी बात है। तो हियरिंग इंपेयरमेंट कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है। हम ये नहीं कहेंगे कि जो सारे बच्चे हैं उनको साइन लैंग्वेज से सिखा दो, हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए नहीं होता। साइन लैंग्वेज जनरली यूज किया जाता है डेफ एंड डम बच्चे के लिए, ठीक है ना, जो मूक बधिर जिसको हम बोलते हैं। तो ये बात तो हमने डिस्कस भी की हुई है किसी ना किसी सेशन में, आपको याद होगा। हियरिंग इंपेयरमेंट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी रिलायबली टेस्टेड मेकिंग लाउड नॉइजेस। कान पे बजा दो उसके शोर, और भाई दिक्कत हो जाएगी पहले से जितनी होगी उससे ज्यादा। हियरिंग इंपेयरमेंट इज ऑलवेज ड्यू टू फिजिकल प्रॉब्लम, नहीं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये क्या कहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है। इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन, समावेशन के संदर्भ में करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर दी सेम इन, करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर दी सेम इन, किसमें? एकोमोडेट करने में, कि भाई सबको एकोमोडेट करना है, नो मैटर व्हाट बच्चा, हर तरीके के बच्चों को आपको एकोमोडेट करना है, समायोजन करना है कक्षा में, आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते, ठीक बात है। वाइल इन मॉडिफिकेशन, या फिर मैं कहूं लर्निंग स्टाइल की या डिफरेंसेस की, मॉडिफिकेशन दे आर डिफरेंट। भाई हर बच्चे के लिए हर अलग चीज होगी, किसी को सुनने में दिक्कत है उसके लिए अलग प्रावधान होगा, किसी को बोलने में दिक्कत है उसके लिए अलग प्रावधान होगा, किसी को चलने में दिक्कत है उसके लिए अलग प्रावधान होगा, है ना। लेकिन एकोमोडेट सबको करना है, तो एकोमोडेशन में तो सब सेम है, लेकिन मॉडिफिकेशन में सेम नहीं है, अंतर पाया जाएगा। तो समायोजन और संशोधन, आप में से जिन्होंने भी ये पेपर भेजा है बहुत ही बढ़िया। इस क्वेश्चन की संभावना जो है कम ही है कि सही जवाब दे पाए लोग, बट इन्होंने भी 2 आंसर लगाए हुए हैं, पता नहीं कौन सा सही मानेंगे। खैर मतलब इसका सही उत्तर डी है, वो मैं जिन्होंने भेजा है पेपर उनकी बात कर रही हूँ, दोनों जगह पे मार्क किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी करेक्ट, यानी रचनावादियों के अनुसार कौन सी एक बात सही नहीं होगी। नॉलेज इज सब्जेक्टिव, बिल्कुल, ये तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखते हैं, चाहे पियाजे हो, वाइगॉस्की हो। रचनावाद यानी बच्चों को एक्टिव रखना है, रचना करने वाला बनेगा। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सही है। लर्नर्स नीड टू बी एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, बाहर मोटिवेशन नहीं चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, पियाजे और वाइगॉस्की या पूरे कंस्ट्रक्टिविज्म में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता रिवॉर्ड और पनिशमेंट से बच्चे को सिखा दो। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन चलती ही नहीं है यहाँ पे, बच्चे का एक्टिव होना चलता है। प्लूरलिस्टिक है, मल्टीपल है, वो सारी बातें सही है, बट गलत क्या है? सी ऑप्शन। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण, यानी जिसका रीजन बाहर ना हो। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट टू इंप्रेस टीचर, इसका रीजन तो बाहर है, क्या है? टीचर को इंप्रेस करना। प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, इसमें रीजन बाहर नहीं है, आपको मजा आता है इसलिए आप एक वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, चाहे वो हारमोनियम हो, चाहे वो गिटार हो, सितार हो, व्हाटएवर। ठीक, क्यों? क्योंकि आपको मजा आता है, उससे आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे, पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, जॉय के लिए। अवॉइड स्कॉल्डेड, अब आप क्या है, डांट से बचना चाह रहे हैं, तो रीजन बाहर हो गया, जिसका रीजन बाहर है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। कंपटीशन की बात हो रही है, रीजन बाहर है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, आसान सा सवाल था। तो ये क्या कहता है? आपका कारण है और कथन है, कथन है और कारण है, ये कह सकते हैं। टीचर्स शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन स्टूडेंट्स स्टीरियोटाइप्स ऑफ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप्स, यानी शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने का भरसक प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल ट्रू है ये बात, कि जो भी मान लीजिए किसी बच्चे के दिमाग में ये है, क्योंकि उसने परिवार में, समाज में देखा है कि इस जाति के लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाते, तो उसको तोड़ने का प्रयास टीचर को करना चाहिए, कि कोई भी बच्चा दिमाग में स्टीरियोटाइप लेकर के ना बैठे या आगे ना जाए जीवन में। इसका रीजन क्या है?
A key educational objective is to enable students to engage in critical self reflection. यानी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन, आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना, जो कि यहां करना पड़ेगा। बच्चे को सेल्फ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करना ही पड़ेगा यदि स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना है। एक एक छोटा सा स्टीरियोटाइप आसानी से ब्रेक नहीं होता जब तक आप सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते। ये बिल्कुल एकदम सटीक इसका जवाब हो जाएगा कि ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसमें कोई डाउट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास्टरी एंड परफॉर्मेंस गोल्स। अब ये भी हमने पता नहीं कितनी बार डिस्कस किया है। मास्टरी गोल्स है ना, लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स, परफॉर्मेंस गोल्स। मास्टरी गोल्स वो होते हैं मास्टर बनो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, क्या होगा, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। कितनी बार डिस्कस किया है हमने, रेंचो का जो एग्जांपल है 3 इडियट वाला, ठीक है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास्टरी गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल्स। मास्टरी में मास्टरी पे फोकस होगा, परफॉर्मेंस में बाहर की चीजों पे परफॉर्मेंस पे फोकस होगा। मास्टरी में अवॉइड करते हैं आप फेलियर को, नहीं, फेलियर और सक्सेस मैटर नहीं करता, सीखना, इंप्रूविंग वंस ओन स्किल, हाँ सही है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क, वाइल परफॉर्मेंस गोल्स आर फोकस्ड ऑन अचीवमेंट। फर्स्ट आ जाए किसी भी तरह से, 140 नंबर आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना हो, रट्टे लगा ले बेशक, वो है मास्टरी गोल। परफॉर्मेंस गोल। मास्टरी गोल क्या है, स्किल को सीख रहे हैं, पूरी तरह से हमें मास्टर बनने में इंटरेस्ट है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई और बनता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई, सिबलिंग्स रिलेशनशिप्स, यानी जो भाई बहन के साथ रिश्ते होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इसमें सिंपल आंसर है, आर डिफरेंट देन रिलेशनशिप्स विद पेरेंट्स एंड पीयर्स एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजिंग थ्रू आउट द चाइल्डहुड। यानी माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम बड़े हो रहे होते हैं अपने भाई बहन के साथ, तो माता पिता से रिश्ते डिफरेंट होंगे, भाई बहन से अलग होंगे, दोस्तों से अलग होंगे, और इंपॉर्टेंट है सारे ही, है ना। सेम कैसे हो सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखिएगा एक बार ये क्या कहता है। 13th क्वेश्चन कहता है, असर्शन क्या है, कंसीडरेबल वेरिएशंस एग्जिस्ट इन डेवलपमेंटल रेट्स अमॉन्ग चिल्ड्रन, यानी बच्चों के विकास की दर में भिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये बात। रीजन क्या है इसका, डेवलपमेंटल डिफरेंसेस आर एन इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस ऑफ जेनेटिक एक्सपीरियंसेस एंड वेरिएशंस। ये बात भी एकदम सही है और इसी के बारे में बात हो रही है कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में क्या होती है, भिन्नता होती है। सही बात है, विकासात्मक अंतर, आनुवांशिकता, और यानी ये भिन्नता या ये जो अंतर है, वेरिएबिलिटी है, कहां से आ रही है, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, जटिल अन्योन्य क्रिया है, उसकी वजह से ये अंतर पैदा होता है कि दर भिन्न नहीं होती हर बच्चे की। बिल्कुल सही बात है दोनों ही, और एक दूसरे के बारे में करेक्टली एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। तो डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड आर आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कोई डाउट ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई, ये कहता है विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है, चिल्ड्रन हु आर डेप्राइव्ड ऑफ अ कंड्यूसिव एनवायरमेंट फॉर लर्निंग लैंग्वेज इन देयर अर्ली ईयर्स हैव सम डिफिकल्टी इन पिकिंग लैंग्वेज लेटर इन लाइफ। यानी जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, यानी बचपन में भाषा के लिए भरपूर अवसर मिले ही नहीं, किसी ने बोलने का मौका दिया ही नहीं, है ना, या ऐसा एनवायरमेंट ही नहीं मिला जहां भाषा का प्रयोग किया जाता हो, जहां डिबेट, डिस्कशन, चर्चा कुछ तो होता हो, ऐसा एनवायरमेंट नहीं मिला, यानी अनुकूलित वातावरण नहीं मिला, या हम कहेंगे कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट नहीं मिला। तो ये चीज अर्ली ईयर्स जो है शुरुआत के, वो सम डिफिकल्टी क्रिएट करेंगे कहां, लैंग्वेज डेवलपमेंट में, बाकी जीवन के बाकी सालों में। तो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक्स, तो इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है, एनवायरमेंट की बात हो रही है, जेनेटिक्स पे पहुंच गए। लैंग्वेज एंड कॉग्निशन, जबकि लैंग्वेज में एनवायरमेंट बहुत रोल प्ले करता है। लैंग्वेज एंड कॉग्निशन आर कॉम्प्लेक्सली इंटर रिलेटेड, बात ये सही है, बट इस बारे में बात यहां नहीं हो रही है। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली नहीं होता, देयर इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, और इवन सेंसिटिव पीरियड होता है लगभग हर चीज के लिए। तो भाषा विकास के लिए एक संवेदनशील काल होता है जो कि बचपन है, अर्ली चाइल्डहुड है, और अगर उस समय पे सही चीजें नहीं मिली तो बाद में दिक्कत होगी। तो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट जवाब यही बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। अब मैं चाहूं तो इसमें आपको कंफ्यूज करके बता सकती हूं कि हर एक क्वेश्चन में मैं आपको कहूं ये दोनों ठीक हो जाएंगे, ये दोनों ठीक हो जाएंगे, बट जो जिसकी संभावना ऑलरेडी ज्यादा है या जो बनता है उस तरह से आंसर, है ना, तो इसलिए एक्स्ट्रा चर्चा हम बचेंगे कि एक्स्ट्रा चर्चा से। ठीक है, लैंग्वेज एंड कॉग्निशन आर कॉम्प्लेक्स रिलेटेड, ये पूछा नहीं था हमसे पूछा कौन सा प्रिंसिपल लागू हो रहा है ना, कि शुरुआत में जब मौका नहीं मिला तो बाद में डिफिकल्टी होगी। तो ऐसा नहीं कि कॉग्निशन के डेवलपमेंट में कोई दिक्कत आ गई थी। भाई एक गिफ्टेड बच्चा जो ज्यादा नहीं बोलता, अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, ऐसा नहीं उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट खराब हुआ होगा। कुछ लोग होते हैं जिनकी भाषा का विकास के अवसर उस तरह से नहीं मिले होते बचपन में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाषा अच्छे से नहीं बोल पा रहा तो वो बाकी उसका संज्ञान जो है, उसकी डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसका इमेजिनेशन, उसका और कोई
थिंकिंग रीजनिंग हो गई उसकी, मान लीजिए प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, इन सब में दिक्कत होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बन नहीं पाएगा आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखते हैं। स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया, जिन बच्चों को डिसलेक्सिया का सामना करना पड़ रहा है, यानी पठन वैफल्य, यानी पढ़ने से संबंधित विकार, है ना, 100 को वॉज पढ़ता है, डॉग को गॉड पढ़ सकता है, बी को डी पढ़ेगा बच्चा, ठीक। तो इनको कैसे डील करें, बाय एनकरेजिंग देम टू स्टडी इन मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन से तो और समस्या आने वाली है ना, कि इधर से डीजे बज रहा है, उधर से कोई और कुछ कर रहा है, तो दिक्कत आएगी बच्चे को। बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड लेवल रीडिंग टेक्स्ट, अब रीडिंग में तो उसको नॉर्मल में भी दिक्कत है, आप कहेंगे कि 10वीं क्लास में हो तो 12वीं का पढ़ लो, तो और दिक्कत है। थ्रू यूज ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है, थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, जो कि सही भी है कि प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से आप बच्चे को डील करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको जब वो सुनेगा सही, बहुत ही क्लियर फोकस होगा किस पे, साउंड पे, तो वो उस तरह से उस शब्द को फिर बना भी पाएगा, एसोसिएशन बिल्ड हो जाएगा कि जब बी बोला जा रहा है तो ऐसे बनाई जाती हैं चीजें, तो साउंड से एसोसिएट कर देंगे। एक तरह से फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग से इस चीज को कुछ हद तक डील किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा एक बार, ये कहता है द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग इज द बिलीफ दैट, यानी बोध आधारित शिक्षण, यानी बच्चे को समझ में आए चीजें, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग की बात हो रही है। लर्नर्स एबिलिटीज एंड नीड्स आर डाइवर्स व्हिच कैन नॉट बी केटर्ड टू विदाउट फोकसिंग ऑन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। गलत है, पैसिव होगा नहीं बच्चा, क्योंकि फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शन चाहिए, एक्टिव चाहिए बच्चा, हमें कंस्ट्रक्ट कर रहा है बच्चा फैसिलिटेटिव एनवायरमेंट में, यहां बच्चा एक्टिव है, यही सही है। टीचर लर्नर्स नो लिटिल, ऐसा नहीं है बच्चे कम जानते हैं, बच्चा कहां एक्टिव है, सिर्फ सी ऑप्शन में ही हमें एक्टिव नजर आ रहा है। बेसिकली अगर इसको डिफिकल्ट माना जाए ना, तो 30 में से 30 लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिफिकल्ट लगेगा आपको पेपर, बाकी मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में कहीं है, ये बात हमने शुरू में भी की थी। हाउ कैन अ टीचर हेल्प अमन हु इज स्ट्रगलिंग विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के सामने समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए एक शिक्षक किस प्रकार मदद करे। भाई अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ब्रेनस्टॉर्म करे, प्रॉब्लम सॉल्विंग का अच्छा तरीका ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है ना, यानी बिठाकर उसको दिमाग पे जोर दे, जितने भी आइडियाज आ रहे हैं उन पे सोचे, तो ब्रेनस्टॉर्म करे और आइडियाज को जनरेट करे, ठीक है। उसको कह देंगे गिव अप कर दे, बच्चे कोई कुछ नहीं हो पाएगा, डिस्करेज करेंगे रिस्क लेने से, उसको आंसर ही दे देंगे सीधा, तो उसका दिमाग तो यूज नहीं हुआ। तो ए ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर, कि उसको बुद्धिशीलता या मस्तिष्क उद्वेलन जिसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, एफ ऑसबर्न ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, अ कॉन्ड्यूसिव क्लासरूम एनवायरमेंट फॉर लर्निंग इन मिडिल क्लासेस सेंटर्स। कॉन्ड्यूसिव क्लासरूम एनवायरमेंट कैसे होगा, फियर ऑफ पनिशमेंट हो जहां, कॉन्ड्यूसिव का मतलब समृद्ध या अच्छा एनवायरमेंट, अनुकूलित, जहां बच्चे कोऑपरेट कर रहे हो, जहां सहकारी अधिगम हो, सहयोगात्मक अधिगम हो, जो आपके वाइगॉस्की भी कहते हैं। कॉम्पिटेटिव एथॉस नहीं चाहिए, जहां पे प्रतिस्पर्धा हो रही हो, गलाकाट, कंडीशनिंग तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए इसी बात पे और चर्चा करते हैं, ठीक। ये हमारी स्क्रीन को आज पता नहीं क्या हो गया, कल सिस्टम ही पूरा चेंज यहाँ हो जाएगा, इस बार बहुत परेशान किया है इस सिस्टम ने, हालांकि बहुत साथ भी दिया है। 2019 से हम सेम सिस्टम यूज कर रहे हैं, कैमरा और बोर्ड चेंज हो गए। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें लेव वाइगॉस्की बिलीव्ड दैट डेवलपमेंट, नहीं यार एक और बार सिस्टम भी चेंज हो चुका है एक बार, तो भाई इसको क्या समस्या है इतनी जल्दी। वाइगॉस्की बिलीव्ड दैट डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, यानी डेवलपमेंट क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है नेचर में। वाइगॉस्की कहते हैं, नहीं पियाजे कहते हैं ऐसा। तो अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग, नहीं वाइगॉस्की तो नहीं मानते जेनेटिक्स को। रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम मैचुरेशन, ये भी तो मैचुरेशन भी क्या है, जेनेटिक ही होता है, ये भी पियाजे की बात है। रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, डी ऑप्शन सिंपल, सीधे सामाजिक संपर्क से, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा, ये कहता है अकॉर्डिंग टू पियाजे 4 क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेजेस, यानी पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, जो एसपीसीएफ, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, वेरी वास्टली अक्रॉस द वेरियस कल्चर्स इन दी वर्ल्ड, यानी दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। यानी इंडिया में जो है सेंसरी मोटर स्टेज बन जाएगी कुछ और, अमेरिका में कुछ और यूरोप में कहीं कुछ और, ऐसा नहीं होता। ये स्टेजेस क्या है, यूनिवर्सल हैं। बच्चे डिफरेंट हो सकते हैं, बच्चे एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं नॉलेज को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखेंगे, बट स्टेजेस सबके लिए सेम है, ऐसा नहीं कहेंगे कल्चर देखते ही स्टेज बदल जाएगी। इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रंस माइंड्स आर मिनिएचर वर्जन, नहीं उन्होंने ऐसा नहीं कहा। आर डिपेंडेंट अपॉन द जेनेटिक कोड ऑफ द चिल्ड्रन, चलो कुछ हद तक कह सकते हैं, बट ये तो सभी के लिए है, ऐसा थोड़ी किसी का जेनेटिक कोड कुछ और है तो उसके लिए स्टेज कुछ और बन गई, ऐसा भी नहीं होगा। तो स्टेज तो जो भी व्यक्ति देता है वो बेसिकली यूनिवर्सल ही होती है डेवलपमेंट में, चाहे वो कोलबर्ग हो, किसी ने भी अगर स्टेज दी है तो वो दुनिया में सेम होती है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर।
बेशक उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को काउंट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा फटाफट से। ये कहता है Which of the following is a limitation of Piaget's theory of cognitive development? पेपर 1 में वाइगोस्की के क्वेश्चंस ज्यादा थे, यहाँ पियाजे के क्वेश्चंस ज्यादा हैं, वाइगोस्की भी हैं। लिमिटेशन पूछी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे की थियरी की, यानी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा क्या है। ओवर एम्फेसाइज करता है लैंग्वेज के रोल को, बिल्कुल भी नहीं। इट डज नॉट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऐसा भी नहीं है। जो व्यक्ति ये कह रहा है बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, नन्ना वैज्ञानिक है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर है, वो ये थोड़ी कह देगा कि सब एक जैसे ही हैं, है ना, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान है। इट डज नॉट अकाउंट फॉर द रोल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स, नहीं वो तो कर रहे हैं बिल्कुल, वो जो 4 फैक्टर्स हैं उसमें आता है मैचुरेशन, मैचुरेशन का मतलब ये जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है और जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहते हैं इनको हम। तो इट डज नॉट अकाउंट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोशल फैक्टर्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो आपका समाज और संस्कृति है उसको उतना महत्व उन्होंने नहीं दिया है। हालांकि उन 4 फैक्टर्स में सोशल इंटरेक्शन एक पार्ट है, लेकिन समाज और संस्कृति दोनों का इतना कोई महत्व अलग से नहीं माना है उन्होंने, तो हम इसी के साथ जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है उस बात से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्या है, अजर्शन है एक। अजर्शन क्या है भाई, एवरी ईयर लता अ क्लास 7th टीचर इनवाइट्स अ फीमेल मैथ्स प्रोफेसर एंड अ मेल नर्स, यानी एक टीचर है 7वीं कक्षा की लता, वो हर साल एक प्रोफेसर को बुलाती है गणित की, जो महिला है, गणित की प्रोफेसर महिला है, यानी स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रही हैं, और एक मेल नर्स हैं, यानी जो ध्यान रखते हैं लोगों का, नर्स हैं, जो कि फीमेल के रोल में ज्यादा देखा जाता है जनरली, हम सिस्टर ही कहते हैं अगर दिमाग में आता है तो सबसे पहले। तो उन्होंने मेल नर्स को भी बुलाया, यानी वो ऑपोजिट उदाहरण दे रही हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप ना बने जिससे की। बात तो सही है, चैलेंज कर रही है जेंडर स्टीरियोटाइप को, ये बात तो ठीक है, ट्रू है। रीजन क्या है इसका, जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट एंड डज नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। ये कहना गलत है कि जेंडर डिफरेंस तो इनेट होते हैं और समाज का इसमें कोई रोल नहीं है, ये तो उल्टी बात हो गई। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। ये क्या कहता है, ना प्रोग्रेसिव क्लासरूम, किसको याद करना है यहाँ पे, जॉन डुई को याद करना है ना। मैं आपके कमेंट बिल्कुल देख नहीं पा रही क्योंकि ये स्क्रीन बंद हो गई है। देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 23 है, ये कहता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम की जब हम बात कर रहे हैं, डू नॉट आस्क मेनी क्वेश्चंस, क्यों नहीं पूछेंगे भाई, बच्चे तो लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेंगे। आस्क क्वेश्चंस टू द टीचर, बिल्कुल सही है। ईच अदर, एक दूसरे से भी पूछेंगे, खुद से भी पूछेंगे, तो BCD इज द राइट आंसर, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद बीइंग मेल और फीमेल आर रेफर्ड टू एज, भाई एक्सपेक्टेशंस किसके साथ एसोसिएटेड है, महिला और पुरुष होने के साथ। इनको जेंडर रोल कहते हैं कि भाई इस जेंडर का ये रोल है क्योंकि इसके साथ ही एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड है, अभी फिक्स करने की बात नहीं हुई है। एंड दीज आर लर्नड थ्रू चाइल्डहुड एंड इनटू अडल्टहुड, जीवन भर चलता रहता है, सही बात है, बिल्कुल सही है। तो जेंडर रोल्स कहलाते हैं ये, थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड इनटू अडल्टहुड चलते हैं ये, ठीक है बात। अगर हम बात करें, इसको स्टीरियोटाइप नहीं कहेंगे क्योंकि अभी बहुत, जिस लैंग्वेज में ये पूछा है संभव नहीं है कि वो स्टीरियोटाइप बन जाए, ठीक है ना, वो बाद में जाकर के बन जाते हैं। जेंडर रोल्स को जब आप थोप देंगे किसी एक पे, ठीक, तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाएं हैं, उनको क्या कहेगा, जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है। इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर के ये प्रभावित करते हैं। अभी स्टीरियोटाइप डिफरेंट तरीके से पूछता तो बन जाता यही क्वेश्चन स्टीरियोटाइप का। कॉन्स्टेंसी का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे, कॉन्स्टेंसी होती है कि जेंडर कॉन्स्टेंट है, ये समझ में आने लगता है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज अबाउट इंटेलिजेंस सपोर्ट्स द रिस्पेक्टफुल कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स। इंटेलिजेंस एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होती, ऐसा किसने कहा। जेनेटिक फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होती, जब बल्कि ज्यादा होती है। IQ टेस्ट ओनली मेजर है, ये भी कहना गलत होगा। क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, ये आपका टॉपिक भी है, मतलब आपके सिलेबस में भी गिवन है। क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, 8 प्रकार की बुद्धि की बात कौन करता है, गार्डनर भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड प्रपोज्ड एन अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। जनरल और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस किसने दिया है, बताइएगा एक बार। जो आपका एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत है यूनिटरी, वो दिया था एल्फ्रेड बिने ने, लेकिन जनरल इंटेलिजेंस यानी सामान्य बुद्धि का तत्व किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। तो अब स्पीयरमैन को भी आज के समय में आउटडेटेड थियरी है, तो एक ही व्यक्ति बचता है जिन्होंने इंटेलिजेंस पे स्पेशली काम किया। लेव वाइगोस्की को आप इंटेलिजेंस के लिए नहीं जानते हैं, वो है हार्वर्ड गार्डनर, ठीक, जो कहते हैं ना तो जनरल इंटेलिजेंस ना IQ ये सब महत्वपूर्ण ही नहीं है। 27वां क्वेश्चन देखिए, कोहलबर्ग थियरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, कोहलबर्ग्स थियरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय कैरल गिलिगन। कैरल गिलिगन ने थियरी को क्रिटिसाइज किया, किस बेसिस पे, कि इस थियरी में जेंडर डिफरेंस को इग्नोर कर दिया गया है, ए ऑप्शन है ना, कि मॉरल रीजनिंग महिलाओं और पुरुषों की डिफरेंट हो सकती है, इस बात को इग्नोर कर दिया गया।
जेंडर बायस थियरी है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ये क्या कहता है, अ टीचर वांट्स टू हेल्प हर स्टूडेंट्स डेवलप मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। मेटाकॉग्निशन बोले तो परासंज्ञान, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज फॉलो करेगी, प्रोवाइड फ्रीक्वेंट ग्रेड्स, नहीं। स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग, मेटाकॉग्निशन में यही तो होता है जो नोट्स में भी आपको दिया हुआ है कि रिफ्लेक्ट करेगा, रिव्यू करेगा, व्यक्ति प्लान करेगा, एनालाइज करेगा। तो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं को अपने अधिगम पर चिंतन करने को सोचें कि कितना आता है मुझे, कैसे वो अप्लाई होगा, ठीक। मेमोराइज करना और ये सब यहां नहीं होता। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा एक बार, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। देखिए भाई, करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं। असर्शन क्या है, अभिकथन क्या है, टीचर शुड आस्क स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉन्सेप्ट। यानी शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरण और गैर उदाहरण, उदाहरण होता है जो डायरेक्टली रिलेटेड हो, गैर उदाहरण या नॉन एग्जांपल होता है जो इनडायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे। जैसे जब मैं कहती हूँ ये पेन है और उसके बाद में एग्जांपल देती हूँ कि ये पेन नहीं है, तो ये गैर उदाहरण हो गया। ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। इसका रीजन क्या है, ये करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, इससे क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स आती है। Thinking of examples leads to strengthening of the concept while non-examples tend to confuse। नहीं, non-example से clarity आती है, confusion नहीं आती, तो ये तो false हो जाएगा। तो A is true but R is false, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है, ठीक है जी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आज के लिए आखिरी सवाल, और इसी के साथ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट स्टूडेंट्स लर्न बेटर इफ अ टीचर। बच्चे बेहतर सीखेंगे यदि एक टीचर फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट इन इट्स सिंबॉलिक फॉर्म एंड देन मूव्स टू फिजिकल फॉर्म। बेकार बात। फर्स्ट डिस्कसेस व्हाट इज नॉट नोन टू द स्टूडेंट एंड देन कम्स टू व्हाट द स्टूडेंट ऑलरेडी नोज। अननोन लिखा होता है तो समझ में भी आता, नोन टू अननोन जाएंगे। फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस, ये सेम ही बात कह दी इन्होंने, फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ओवरऑल एंड देन मूव्स टू द इंट्रिकेसीज ऑफ इट। यानी पहले ओवरऑल परिचय दे दिया संपूर्ण और उसकी बारीकियों पे बाद में गए, किया जा सकता है। डी ऑप्शन है, फर्स्ट डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एंड रीजन एंड देन ग्रांट्स अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई द आइडियाज। यहां पे बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा, उसका लॉजिकल थिंकिंग, उसके बाकी एस्पेक्ट्स ज्यादा एक्टिव हैं। तो सी से बेटर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए हम डी के साथ गए हैं, नहीं तो सी गलत नहीं था, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एक नंबर ये दिलाएगा। तो आउट ऑफ 30 कितने आपके ठीक हुए वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। जो लोग कह रहे हैं ईवीएस, मैथ्स और लैंग्वेज भी बता दो, यार बता तो देंगे। और अब पिछले 2 सालों से छोड़ दिया, अदरवाइज पहले सारा ही बताती थी मैं। आज प्लान भी था बट देन आई रियलाइज के 10 दिन रुक जाओ, 10-15 दिन में आपके आंसर की आ ही जाती है। और क्योंकि लैंग्वेज में कुछ सेक्शन ऐसा है जिसको लेके श्योर आप कभी भी नहीं होगे, बल्कि जितनी जगह देखोगे उतनी जगह कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो उससे बेटर है, जैसे पैसेज के जो 30 नंबर हैं वो कोई भी पूरी तरीके से सही नहीं बता पाएगा उसको, मुझे ऐसे लगता है। उसमें सब्जेक्टिविटी आती है, बोर्ड के आंसर्स में सब्जेक्टिविटी होती है। पेडागोजी का सेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक होता है, लेकिन उसमें भी एक आध क्वेश्चन में आ सकता है। तो मैथ्स में आई थिंक उधर सर्कल करा देंगे और पेडागोजी के आंसर मैं उनको दे दूंगी। तो इस बार अभी इतना ही रखते हैं, है ना। जरूरत लगेगी तो देखेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे। सीडीपी आप देख लो, ये आपका 99.9% जो है सारे आंसर्स एकदम वेरीफाइड रहते ही हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कल मिलते हैं और आगे की तैयारी अब कैसे करनी है, क्या करना है। सीटेट आप दे चुके हैं, थोड़े से आपको कॉन्फिडेंस भी होगा कि हाँ पेपर ठीक हुआ है भाई, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, टेक केयर। कमेंट्स में बताइएगा कितने आपने स्कोर किया। मिलेंगे जल्दी ही, 130+ होपफुली आप लेकर के आएंगे और हम लोग मिलेंगे, है ना। सबके नहीं आएंगे ऑफ कोर्स, बट जिन्होंने पहले से मेहनत की है